Now we will be discussing the SCADA systems. SCADA system is an acronym for Supervisory Control and Data Acquisition. Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA. In Europe, SCADA refers to a large-scale distributed measurement and control system, while in the rest of the world, SCADA may describe systems of any size or geographical distribution. SCADA systems are typically used to perform data collection and control at the supervisory level. Some systems are called SCADA despite only performing data acquisition and not control. तो SCADA सिस्टम जो है इसमें आपकी जियोग्राफी मैटर करती है कि डिस्टेंस कितना है आपका, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है जो कि एक प्लांट के अंदर नहीं है बल्कि बहुत वाइड स्प्रेड फैला हुआ है, तो उस सूरत में आपका SCADA सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा जो मेन फ़र्क है SCADA सिस्टम और DCS में, आर्किटेक्चर का होता है। SCADA सिस्टम में हमारे पास MTUs और RTUs होते हैं, यानी चूँकि जोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक से ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो हर प्लांट को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कंट्रोलर होते हैं, यानी PLCयाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं RTUs। और उन सब का डेटा एक जगह गैदर होता है MTU के ऊपर, मास्टर कंट्रोल यूनिट के ऊपर। तो जो MTU का काम होता है वो नॉर्मली सुपरवाइजरी लेवल का होता है। जिस तरह एक जॉब के अंदर भी एक सुपरवाइज़र जो टॉप पे होता है उसने नीचे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना होता, उसने जस्ट ऑर्डर देना होता है, और नीचे जो ग्राउंड लेवल पे हर एक जो मैनेजर्स होते हैं, हर जॉब के जो मैनेजर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। SCADA में भी यही फिलॉसफी है कि जो डाउन द लाइन सिस्टम्स हैं, जो डाउन द लाइन PLCs लगे हुए हैं, उनका काम है जो ग्राउंड लेवल पे प्रोटेक्शन करना, कंट्रोल करना। SCADA का वो काम नहीं है। SCADA सिस्टम क्या उसको ऑन ऑफ कमांड देगा या उसको सेट पॉइंट देगा। The supervisory control, इसी को कहते हैं supervisory control. The supervisory control system is a system that is placed at the top of a real control system. Real control system जो ground level पे लगा हुआ है ना, वही उसके top पे होता है। To control a process that is external to the SCADA system, that is a computer by itself, it is not a SCADA system. Computer को नहीं आप कह सकते कि ये एक SCADA system है। This implies that the system is not critical to control the process in real time. यानी SCADA सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डाउन द लाइन प्रोटेक्शंस को देखे, एज इट इज़ अ सेपरेट इंटीग्रेटेड रियल टाइम ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम दैट कैन रिस्पॉन्ड क्विकली एनफ टू कंपनसेट फॉर द प्रोसेस चेंजेस विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्रोसेस। The term SCADA usually refers to the centralized systems which monitor and control entire sites or complexes of systems spread out over large areas. क्या अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी आती है कि जी ये SCADA वायरलेस होते हैं। हाँ जी, वायरलेस ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये वायरलेस हों, ये वायर्ड भी हो सकते हैं बस। लेकिन इसमें जो मेन फ़र्क है वो आर्किटेक्चर का है कि इसका आर्किटेक्चर MTU और RTU टाइप का होता है। मोस्ट साइट कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। जैसे हमारे पास वेल्स थे खानपुर गैस फील्ड में 44 वेल्स, तो हर वेल के ऊपर जो है एक PLC लगी हुई थी। उस PLC का काम है कि उस वेल की जो प्रोटेक्शंस हैं, वेल्स वगैरह की प्रोटेक्शन, उसको देखना और सारे का सारा डेटा गैदर करके ट्रांसमीटर्स जो उस पर लगे हुए थे, PDT, TT, FTs, फ्लो ट्रांसमीटर वगैरह, सारा डेटा PLC को देना। तो SCADA का काम नहीं है कि प्रोटेक्ट करना वेल को, वो उसकी अपनी PLC का, हर वेल के ऊपर जो PLC लगी वो उसका ही काम है। तो SCADA सिस्टम क्या करेगा कि सारा डेटा एक जगह इकट्ठा करेगा और जो मेन कंट्रोल रूम के अंदर ऑपरेटर बैठा है वो उससे रीडिंग्स लेगा। हाँ, शट कर सकता है वो कि अगर किसी वेल प्रोडक्शन आपकी कम हो गई कहीं पे, फॉर एग्जांपल वापडा को हम गैस दे रहे हैं, वापडा की टर्बाइन स्ट्रिप हो गई हैं, तो एकदम गैस की डिमांड कम हो गई है, तो उसमें उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में वो वेल्स को काट रहा होता था, यानी ऑफ कर रहा होता था। लेकिन वेल को ऑन अगर करना है तो ऑन वहाँ रिमोट उधर इतनी दूर बैठ के कंट्रोल रूम से कमांड देके ऑन नहीं किया जाता। आपको नहीं पता कि कंडीशंस क्या है मशीन के ऊपर एक्चुअल, तो उसमें वेल्स की टीम्स मारी जाती थी। तो ये SCADA की फिलॉसफी में याद रखिएगा कि ऑफ की तो दे सकते हैं कि ऑफ करने हैं आप रिमोटली, लेकिन ऑन नहीं दिया जाता कि जी आप इसको जो है वो ऑन भी जो है वो कर सकें इसको। The term SCADA usually refers to centralized systems which monitor and control entire sites or complexes of systems spread out over large areas on the large scale of kilometers or miles. Most site control is performed automatically by remote terminal units or by programmable logic controllers, PLCs. तो यानी आप SCADA सिस्टम में भी देखें कि जो बैकबोन होगी वो PLCs है। इनफैक्ट जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन की बैकबोन PLC है। If you know the PLC, you can be regarded as an automation engineer. Post control functions are usually restricted to basic site overriding or supervisory level intervention.
एज एन एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल देखें, एज एन एग्जाम्पल आप PLC में कंट्रोल द फ्लो, जैसे ये देखें। अब इसमें आप देखें कि आपके पास दो, फॉर एग्जांपल ये वेल्व हैं, PLC 1 है, PLC 2 है, ठीक है। अब PLC 1 क्या कर रही है कि इस पंप को कंट्रोल कर रही है, इस फ्लो को कंट्रोल कर रही है। बेसिकली ये कंट्रोल लूप लगा हुआ है, सेंसर है, कंट्रोलर और ये उसका एक्चुएटर है, ठीक है। और ये आगे कंट्रोल लूप लगा हुआ है जिसमें आपका ये LT सेंसर है, कंट्रोलर है, और ये उसका एक्चुएटर है जो वेल्व ड्रेन कर रहा है, पानी के ड्रेन को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस now you can see that this is the SCADA system, this is the SCADA computer, supervisory computer, and the protection responsibilities of this pump or this valve will be of these PLCs. SCADA is not responsible for the protection at the ground level. It is only, its purpose is to gather the data and provide some minor control like on off और गिविंग दी सेट पॉइंट्स। वो इसको सेट पॉइंट देगा कि भाई ये इतना रखना है फ्लो और आप इतना जो है वो लेवल रखें, बस इतना, तो सेट पॉइंट तक महदूद है। लेकिन जो उसके इंटरनल जो उसकी प्रोटेक्शन है वो सारे के सारे काम जो है वो इनकी PLCs का है। तो PLC 1 compares the measured flow to the set point, controls the speed pump as required to match the flow to the set point, and PLC 2 compares the measured level to the set point, controls the flow through the valve to match the level set point. The SCADA system reads the measured flow and level and sends the set points to the PLCs. So as an example, a PLC may control the flow of cooling water through part of an industrial process, but the SCADA system may allow operators to change the set points for the flow and enable the alarm conditions such as loss of flow or high temperature to be displayed and recorded. The feedback control loop passes through the RTU or PLC, while the SCADA system monitors the overall performance of the loop. अब ये भी एक देखें, इस दिस इज़ एन आर्किटेक्चर ऑफ SCADA सिस्टम। यू कैन सी दैट देयर आर रेडियो मोडेम्स, ये यागी एंटेनास होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं यागी एंटेना, ये सारे यागी एंटेनास, और ये ओमनी एंटेना होता है, यानी विप एंटेना, जिसको विप डाइपोल एंटेना, ठीक है। और जो है इसमें देखें ये वायर हुई हुई है, ये ईथरनेट कनेक्शन है, यानी आप देखें कि ईथरनेट भी लगा हुआ है, इसको भी SCADA बोलते हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी SCADA सिस्टम वायरलेस ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ वायरलेस बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, आप वायर नहीं इतनी बड़े 20-20 किलोमीटर पे आप तारे नहीं बिछा सकते, तो आप वायरलेस कर लेते हो। लेकिन अगर आपका जो है वो लेस डिस्टेंस है तो आपके जो है वो वायर लगा दो। लेकिन असल फ़र्क क्या है DCS में और SCADA सिस्टम में, इस आर्किटेक्चर का है। देखिए ये MTO है आपका, मास्टर टर्मिनल यूनिट, और ये सारे RTOs हैं, ठीक है। RTO 1, RTO 2, RTO 3, so on, RTO 4। On a complex SCADA system, there are essentially 5 levels of hierarchy. 5 hierarchy होती हैं इसमें: field level instrumentation and control devices, marshalling terminals and RTUs, communication systems, master stations, और commercial data processing department, computer system। फील्ड लेवल में क्या होता है कि जो आपके फील्ड लेवल जो जितने भी सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, पहला लेवल ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेवल आपका आ जाता है फील्ड लेवल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस भी, ये जैसे एक पाइपलाइन शो कर रहा है, इसके ऊपर ये ट्रांसमीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये आपका फर्स्ट लेवल है, SCADA सिस्टम फॉर पाइपलाइंस। अच्छा, इसके बाद ये आपके दूसरा लेवल है आपका रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, यानी कंट्रोल यूनिट, जिस पे वो सेंसर जाके टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो ये RTUs आपका कौन सा है, दूसरा लेवल है SCADA सिस्टम का। ये RTU का एक दिखा रहे हैं अंदर से, फॉक्सपोरो का जो है ना, ये RTU है, कंट्रोलर लगा हुआ है फॉक्सपोरो। मैंने हमारे पास लगे थे वो थे उसके कंट्रोल वेव, एमरसन का ये ब्रांड है, और मोटरोला के भी थे, मोटरोला और कंट्रोल वेव। अच्छा, remote terminal unit, the RTU provides an interface to the field analog and digital signals situated at each site, sometimes referred to as remote telemetry unit। पहले इसका नाम ना remote telemetry unit होता था, क्योंकि ये सिर्फ टेलीमेट्री का काम करता था, यानी इसका काम जो था ना RTU का सिर्फ और सिर्फ डेटा भेजना होता था, कंट्रोल कुछ नहीं है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न RTUs हैं वो PLC हैं उनमें शामिल हैं, वो PLC तो कंट्रोल भी कर रही होती है, पूरा कंट्रोल लूप लगा होता है उसमें। As its name implies, this device is a stand-alone data acquisition and control, generally microprocessor based, ठीक है। The main function of an RTU is to monitor and control equipment at some remote location from the central location, जहाँ पे master terminal। रिमोट टर्मिनल यूनिट में क्या है, टिपिकल RTU मॉड्यूल्स इंक्लूड द फॉलोइंग मॉड्यूल। अच्छा, हम मॉड्यूल बोलते हैं, आप अक्सर मॉड्यूल इसको बोला जाता है, मॉड्यूल। कंट्रोल प्रोसेसर एंड एसोसिएटेड मेमोरी, एनालॉग IO, डिजिटल IO, काउंटर इनपुट्स,
communication interfaces, power supply rack, RTU rack and enclosure। तो जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है इसके अंदर आप देखें कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या है, RTU 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और जो है ये आपका जो है MTU, ये वही डायग्राम बात दोबारा आ गई। कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जो कम्युनिकेशन हो रही है आपकी यहाँ पे मॉडेम लगे होते हैं जो कि PLC के साथ लगाते हैं। हमारे पास थे इंटेग्रा कंपनी के, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। वो PLC के साथ उसको लगाया होता तो सारे का सारा डेटा उससे ना वायरलेस पूरा होता था। क्या इंटेग्रा का ट्रांसमीटर लगा होता था और यहाँ पे रिसीवर इंटेग्रा का लगा होता था जिसमें ये सारा डेटा आता था। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोवाइड द पाथवे फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन मास्टर एंड रिमोट साइट्स। अगेन ये मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन होती है। इसमें मास्टर आपका मेन टर्मिनल यूनिट होता है और स्लेव आपके सारे RTUs होते हैं। This communication system can be radio, telephone, microwave or satellite. Specific protocols and error detection philosophies are used for efficient and optimal transfer of data. अब ये मास्टर टर्मिनल यूनिट है। मास्टर टर्मिनल यूनिट के अंदर भी जो बड़े एडवांस्ड SCADA सिस्टम्स हैं उनमें सब मास्टर भी बनाए होते हैं। यानी सब मास्टर, इस मास्टर का सब मास्टर है, सब मास्टर, बेसिकली ये सारे के सारे मास्टर टर्मिनल यूनिट में आएगा। ठीक है, द मास्टर स्टेशन और सब मास्टर्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस RTUs एंड जनरली प्रोवाइड एन ऑपरेटर इंटरफेस फॉर डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिमोट साइट्स। यानी इसके साथ HMI लग जाएगी। HMI लगी होती है जिसपे सारे के सारे डेटा आ रहा होता है। इन लार्ज टेलीमेट्री साइट्स सब मास्टर sites gather information from remote sites and act as a relay back to the control master station. Sure. SCADA system includes a user interface usually called human machine interface. The HMI of SCADA system is where the data is processed and presented to be viewed and monitored by the operator. The interface usually includes controls where the individual can interface with the SCADA system. HMIs are an easy way to standardize the facilitation of monitoring multiple RTUs or PLCs programmable logic controllers। यानी HMI के थ्रू आप जो है वो सारी चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, अब फॉर फिफ्थ लेवल इसी मैनेजमेंट लेवल के, अब इससे आगे अगर आप डेटा लेके जाते हैं पूरे कंट्रोल सिस्टम में, एंटरप्राइज लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे ये देखें डुअल रिडंडेंट हाई भी लगा हुआ है, यानी ये एंटरप्राइज लेवल जिसमें फर्दर आप उसको एक्सपेंड करते हैं, ट्रेंडिंग हो रही है, अलार्मिंग हो रही है, डिटेल डिस्प्ले ऑफ एरिया है, ओवरव्यू डिस्प्ले है, तो ये मैनेजमेंट लेवल कहलाएगा जिसके अंदर आप इसको कंट्रोल को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट लेवल के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि मैनेजमेंट मैनेज बेस्ड ऑन द प्रोसेस डेटा, शेयर्ड रिसोर्सेज, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। चैलेंजेस क्या है, सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योर होना चाहिए आपका सिस्टम, इसमें जो है कोई हैकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हो। कुछ एरियाज टू बी इंटीग्रेटेड जिसमें नेटवर्क है, वर्क स्टेशन नेटवर्क है, डेटा नेटवर्क है, डेटा स्टोरिंग, एप्लीकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टाफ शेड्यूलिंग, एसेट मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, वेब एक्सेस। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं SCADA सिस्टम में? पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन द टू स्टेशन। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा कि दो जो है वो पॉइंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वी हैव मल्टीपल RTUs इन वन MTU, तो ये एक MTU और मल्टीपल RTUs होते हैं, तो इसमें क्या होती है, पोलिंग, उसको बोलते हैं पोलिंग, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, जिसको जो है वो पोलिंग कहा जाता है। तो एक मास्टर और सेवरल स्लेव्स, ये देखें पोल्ड सिस्टम मास्टर यानी ये ऐसे ही है कि भाई अब तुम्हारी बारी, अच्छा अब तुम्हारी बारी, अच्छा अब तुम्हारी बारी, अच्छा अब तुम्हारी बारी। तो हर स्लेव को जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम देता है मास्टर साहब हैं, मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये जो है वो अब इसकी बारी है, फिर उसके बाद इसकी बारी है जिसमें ये अपना डेटा ट्रांसफ़र कर डेटा एक्सचेंज करते हैं, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। तो ये हमारे पास ये पोल्ड वाला सिस्टम था जिसमें पोलिंग होती थी। दूसरा सिस्टम होता है इंटरप्ट सिस्टम पे जी, कोई भी बीच में बोल पड़े जी, हाँ जी ये बोल पड़ा, फिर ये बोल पड़ा, ये बोल पड़ा, तो ये सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपका पोल सिस्टम, और इसी पर हमने भी इसी पे काम किया होगा, हमारे सिस्टम में भी यही आर्किटेक्चर था। SCADA की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, वाइडर यूज ऑफ वायरलेस नेटवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ SCADA विद कॉर्पोरेट IT सिस्टम्स, इंटीग्रेशन ऑफ SCADA विद GIS जो है ना, ये है जियोग्राफिकल मैनेजमेंट सिस्टम। जो जियोग्राफिकल जो होते हैं ना, पूरे शहर का जिसे कहते हैं, पूरे पाकिस्तान का एक जियोग्राफिकल जो सिस्टम होता है उसके साथ ये वो चीज़ है। इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, स्टैंडर्डाइजेशन, मोर ओपन सिस्टम एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी।
अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है DCS वर्सेस PLC वर्सेस स्काडा। तो ये हम डिस्कस मैं ऐसे ही में कर लेता हूँ इसकी। वैसे आई हैव अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दैट विच इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी वॉच्ड इन दी ओवर दी। ये मैंने बनाई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री में था। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है कि इनमें से सिलेक्शन किसकी करनी है आपने, DCS कब करना है, PLC कब करनी है, स्टांडर्ड सिस्टम कब करना है। ये बड़ा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन ये अब आप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद आपको। अच्छा, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम पे अब देखें, जो प्रोसेसेस होते हैं ना, असल चीज़ है कि आपने प्रोसेस देखना है, प्रोसेस कैसे आपका, या वो डिस्क्रीट प्रोसेस है या वो एनालॉग प्रोसेस है। अब जैसे PLCs जो बनी थी वो डिस्क्रीट प्रोसेस के लिए बनी थी, जो रिले कंट्रोल सिस्टम को रिप्लेस कर रही थी, हार्डवेयर रिले कंट्रोल सिस्टम को। यानी डिस्क्रीट प्रोसेस जैसे आपका जो है वो कोई फैक्ट्री है, बॉटलिंग फैक्ट्री है, उसमें डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑन ऑफ टाइप थे। अब प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, फ्लो, वो एक प्रोसेस एनालॉग प्लांट है, ठीक है, वहाँ पे उसके लिए DCS बना था। लेकिन अब PLCs जो आ रही हैं उनमें भी ये फीचर्स हैं, उनमें भी PID लूप्स हैं, उनमें भी जो है वो एडवांस ऑप्शंस आ रहे हैं, और जो DCS हैं उनके अंदर और एडवांस ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे उसमें ANN आ रहा है, अब फिजिकल लॉजिक आ रहा है, उसके अंदर फिजिकल लॉजिक। और फिर अब हाइब्रिड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के प्रोसेसेस होते हैं। तो अब जो दौर है वो हाइब्रिड सिस्टम्स का दौर है, कि हाइब्रिड सिस्टम्स आ रहे हैं जिसमें आपका एक सोल्यूशन हर तरह के एप्लीकेशन पर चल जाता है। अब जैसे PLCs हैं, अब आप देखेंगे ये एक PLC सिस्टम शो किया हुआ है। इस PLC सिस्टम में जो है वो आप देखें कि PLC लगी हुई हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेट कर रही हैं, उन्हें सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। और DCS में क्या है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल ज़रा डिफरेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि DCS और मल्टीपल PLCs को मिला के भी DCS बना सकते हैं, या एक DCS का अलग से एक आर्किटेक्चर होता है जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ, जिसमें ये फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। ये पहले आपके सेंसर्स आ गए हैं, उसके बाद ये सारे के आपके FPM के ऊपर, फील्ड बस मॉड्यूल्स के ऊपर, ठीक है, वो सारे फिर मल्टीप्लेक्स होकर कंट्रोलर पे गए। फिर उसके बाद रिडंडेंट बसेस निकली, फिर उन रिडंडेंट बसेस से फिर आपके एक आया ऑपरेटर कंट्रोल स्टेशन, और आपका जो है वो इंजीनियरिंग स्टेशन, ठीक है। अभी हम डिफरेंसेस मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, और ये स्काडा सिस्टम है। स्काडा सिस्टम में क्या है कि आपके RTU MTU आ जाते हैं, ठीक है, 5 लेवल्स आ जाते हैं। पहला फील्ड लेवल होता है, फिर RTU लेवल होता है, कम्युनिकेशन लेवल होता है, फिर आपका जो है वो मास्टर लेवल होता है, और फिर फाइनली मैनेजमेंट लेवल। तो ये आपका स्काडा सिस्टम होता है, जो कि इसका काम जो है वो सुपरवाइजरी लेवल करने का काम है। अच्छा, अब PLC DCS में एक मेन फ़र्क भी आप ये देखेंगे कि PLC में आप ज़्यादा लैडर यूज़ करते हैं, कि लैडर लॉजिक में प्रोग्रामिंग हो रही होती है, जबकि DCS में प्रोग्रामिंग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स में ज़्यादा होती है। आजकल लिखा हुआ है कि लैडर में भी हो सकती है, लेकिन मैंने नहीं देखी इसमें ना। तो DCS में जो है वो प्रोग्रामिंग हम लेटर उसमें करते हैं, FBT में, और PLC में लेटर में। अच्छा, और दूसरी एक चीज़ है कि PLC जो है उसकी आप HMI उतार दें, HMI जो है उसके साथ आपको अलहदा से लगानी पड़ती है। PLC में आपको HMI अलग से लगानी पड़ती है, ठीक है। जबकि DCS में क्या होता है कि आपके पास ऑपरेटर वर्क स्टेशन और इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन जो हैं वो उसका बिल्ट इन पार्ट होते हैं। तो इसमें उस तरह से नहीं होता कि आप HMI को अलग से लगाएं। फिर आपने अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो PLC के साथ आपको कंप्यूटर अलग से लगाना पड़ेगा थ्रू सम कम्युनिकेशन केबल, ठीक है, और फिर उसमें से वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। जबकि DCS के अंदर वो उसका बिल्ट इन फीचर होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो है वो आप जो इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन है उससे आप एडिटिंग कर सकते हैं उसमें प्रोग्राम के अंदर, यानी वो PLC की तरह का नहीं होता। तो अच्छा खासा फ़र्क है। फिर रिडंडेंसी का भी होता है कि DCS में नॉर्मली जो प्रोसेसर होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं, जबकि PLC में इस तरह नहीं जो है वो नॉर्मली होता है कि 2 PLC लगाई हुई हैं आपने, रिडंडेंट काम कर रही हूँ, ऐसा PLCs में बहुत कम होता है। तो वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द DCS एंड PLC PC आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व्स हाउ रिडंडेंसी इज हैंडल्ड, ठीक है, डेटाबेसेस एंड डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्स, इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सब सिस्टम्स एंड सुपरवाइजरी सिस्टम्स, एंड डेवलपिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इंजीनियरिंग टूल्स। ये सारे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। फिर ट्रेडिशनली और एक और मेन चीज़ है कि जो PLC है वो डिस्क्रीट प्रोसेस के लिए बनी हुई है, ठीक है, लेकिन अब हाइब्रिड सिस्टम आ गए। अच्छा, और DCS जो है वो एनालॉग प्रोसेस के लिए बनी है। तो ट्रेडिशनली DCS हैव बीन यूज्ड प्राइमरीली इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, रिफाइनिंग, केमिकल प्रोसेसेस, फूड एंड बेवरेज, power generation, water treatment, pulp and paper production, and mining, separation and metals production.
PLCs have been used in discrete industries such as automotive, electronic assembly, bottling facilities, machine parts manufacturing, conveyor belts, sorting and material movement, and skid mounted process equipment जहाँ on off control हो रहा होता है ज़्यादा. DCS versus the control software for a PLC is more difficult than to use DCS control software for batch. Okay, DCS क्या फिर आसान है, ठीक है. The DCS supply provides more system integration. DCS में system integration ज़रा ज़्यादा हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आप फर्दर सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाई लेवल सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में की डिफरेंस. और HMI जो मैंने आपको बता दिया कि HMI आपको अलग से लगानी पड़ती है PLC में, जबकि DCS में वो ऑपरेटर वर्कस्टेशन और इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन की फॉर्म में उसका बिल्कुल पार्ट होता है. अब आते हैं DCS और SCADA. जो मेन इनमें फ़र्क होता है वो आर्किटेक्चर का होता है. DCS में कोई MTU RTU टाइप की चीज़ नहीं होती, जबकि SCADA में जो है MTU RTU होता है. DCS इस प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम. हाँ, और फिर DCS जो है वो उसमें जो क्रिटिकल कंट्रोल है वो सारे का सारा आप मैनेज कर रहे होते हो, जबकि SCADA सिस्टम में आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर से ऑन ऑफ कमांड दे रहे होते हो. जो क्रिटिकल कंट्रोल है वो डाउन द लाइन जो RTUs हैं वो देख रहे होते हैं. A DCS is a process-oriented system and it takes control of the process at its main task. It presents data to the operator as part of its function. On the other hand, the priority of a SCADA system is gathering data in the control center and operators are the main focus. Interestingly enough, the remote equipment is only there to collect data, although it may also do some very complex process control. Advantage of a PLC over an RTU is that it can be used in a general purpose role and can be easily set up for a variety of different functions. PLCs are popular for the following reasons. PLCs को आप RTUs के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है. PLCs भी हैं आजकल, एक और भी आते हैं पैक, उन्हें कहते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन कंट्रोलर, लेकिन उनमें प्रोग्रामिंग का फ़र्क होता है. PLC में आप लेटर में कर लेते हैं और पैक्स में आप जो है वो C लैंग्वेज या C++ में कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग. Economic solution, versatile and flexibility, ease of design and installation, more reliable, sophisticated control, physically compact, easy troubleshooting and diagnostics. Hybrid systems. ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अब हाइब्रिड सिस्टम आ रही है. हाइब्रिड कंट्रोलर्स have entered the market poised to capture the business in both the process and discrete industries. This clearly fits the needs of hybrid industries such as specialty chemicals, pharmaceuticals and food beverages, and that typical comprise a rich mixture of discrete and process functions. ओके, हाइब्रिड सिस्टम्स. हाइब्रिड सिस्टम्स में वो दिखा रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम इस तरह के उसके शो फरमाए. हनीवेल का उसने दिखाया. हनीवेल बहुत फेमस ब्रांड है ऑटोमेशन के अंदर. हनीवेल हो गया, ABB हो गया, सीमेंस तो फारिक है, सीमेंस है, और जो है फिर उसके बाद आपके जो है फॉक्सपोरो हमारे पास फॉक्सपोरो था. श्नाइडर है, ठीक है. फॉक्सपोरो अब श्नाइडर ने ले ली है. तो श्नाइडर इज़ बेसिक जो सबकी मदर है. श्नाइडर ये फेमस ब्रांड्स है. हनीवेल की समझ है. लार्ज प्रोसेसेस विद मोर देन 2000 फिजिकल IO पॉइंट्स. हाँ, ये भी एक चीज़ होती है कि आपने IO लूप्स भी देखने के आपको लूप्स कितने हैं. यानी अगर आपके जो है वो लार्ज प्रोसेसेस विद मोर देन 2000 फिजिकल IO पॉइंट्स एंड अ फ्यू हंड्रेड PID लूप्स माइट बी बेस्ट सर्व्ड बाय ट्रेडिशनल DCS. Smaller processes could probably be controlled adequately by mini DCS hybrid control PLC solution. यानी अगर आपके IOs थोड़े हैं तो आप PLC से उसको जो है वो कर सकते हैं, और अगर आपके IOs ज़्यादा हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ IOs आपके ज़्यादा हैं 2000 के लगभग, तो फिर आप DCS की तरफ जाएंगे, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ, और अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकल मसाइल हैं, फिर आप SCADA सिस्टम लगा लें. The cost of these other solutions were about equal and ran 44 to 48% less than that of a DCS. One of the most important criteria is that of the IO selection and the mix. Analog, discrete, advanced process control. Okay, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रोल चाहिए तो आप DCS की तरफ जाएंगे, और बशर्ते कि उसके नंबर ऑफ़ IOs जो हैं भी ज़्यादा हों. अगर IOs कम है तो आप एक हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा सकते हैं. अच्छा, अब SCADA सिस्टम चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम फर्दर देखते हैं कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स, PLC रिमोट टर्मिनल यूनिट, कम्युनिकेशन लिंक्स और सेंट्रल कंप्यूटर स्टेशन जो कि मास्टर कंट्रोल यूनिट की बात कर रहा थी. HMI सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी फॉर स्पेसिफिक RTUs और ओपन इंक्लूडिंग इंटरफेस इन मैनी प्रोडक्ट्स. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो डाउन द लाइन लगे होते हैं. लिमिट स्विचेस होते हैं. जो लिमिट स्विच होता है जो पोजीशन के लिए होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में अंदर. जैसे वेल्व्स के अंदर लगा होता है, वेल्व की ऑन और ऑफ कंडीशन बताने के लिए, तो वो ऑन है या ऑफ है, तो वो इस
इससे कॉन्टैक्ट करता है और आगे टच करता है और इससे वो कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। पुश बटन्स होते हैं, ठीक है, या ऑन या ऑफ होती है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फ्लोट स्विचेस होते हैं, आपके लेवल बता रहे होते हैं कि अगर इतना लेवल तो ये फ्लोट स्विच ऑन होगा, इतना हो जाए तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। फ्लोट स्विच होते हैं, ठीक है। फ्लो स्विच होते हैं जो कि जैसे पंपिंग स्टेशन है, तो लो सक्शन प्रेशर की जो है वो आपने सेफ्टी देनी है तो आप वहाँ पे फ्लो स्विच लगा देंगे। अगर पंप सक सही कर रहा है तो ये एक्टिवेट होगा, यानी फ्लो सही आ रहा है। और अगर पंप का सक्शन लूज हो जाता है, यानी पानी आना बंद हो जाता है, तो फिर ये फ्लो स्विच का जो पैडल है, पैडल टाइप फ्लो स्विच, ये नीचे रहेगा, ये ऑपरेट नहीं होगा। तो ये फ्लो स्विचेस यूज़ होते हैं। रिलेज जो होती हैं कन्वेंशनल, एस पी डी टी, एस पी एस टी, एस पी डी टी, डी पी, एस टी ओ डी पी डी टी, और सिलेक्टर स्विचेस, ठीक है, जो आप सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर। अच्छा, और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और फिर ये एस पी डी टी, यानी एक कॉमन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये तीन तरह के कॉन्टैक्ट्स जो हैं, एस पी डी टी, सिंगल पोल, डबल थ्रो, तो ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये इस तरह के कॉमनली ऑटोमेशन में हमने पहले पढ़े हुए थे, ये आते हैं। सबसे पहले जो रिले कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें हम डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, फिर उसमें ये दिखा रहा है कि जनाब टर्बिडिटी मीटर यूज टू मेजर सोलर। सब ये कौन से इनपुट है, ये एनालॉग इनपुट है। ये टर्बिडिटी मीटर दिखाया हुआ है जो कि आर ओ प्लांट्स वगैरह में ये लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये दिखाया उसने एनालाइज़र एक दिखाया हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एनालाइज़र और एक इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क होता है। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपको फिज़िकल कंडीशंस के बारे में बताता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल या फ्लो, जबकि एनालाइज़र आपको केमिकल नेचर के बारे में बताता है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफ हो गया आपका, जिसे कहते हैं। फिर आपका जो है लेबोरेटरी आपका ऑक्सीजन एनालाइज़र हो गया, पीएच एनालाइज़र हो गया, या ये क्लोरीन एनालाइज़र जो केमिकल नेचर को चेक करता है कि इसमें केमिकल की क्या रेशोज है, तो ये इसको बोलते हैं एनालाइज़र। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ इंस्ट्रूमेंट एंड एनालाइज़र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। अच्छा, ये जनाब एक और, अब एक्चुएटर्स पे आ जाएं तो ये एक एक्चुएटर है आपका एनालॉग, जिसमें 4 to 20 जो है इसको देंगे तो आपकी जो ड्राइव है उसकी स्पीड चेंज होगी। हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में डिटेल में पढ़ी हुई है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, ठीक है, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनसे एनर्जी सेविंग्स वगैरह, ये सारी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसको हम 4 to 20 जो है वो एनालॉग आउटपुट है इसकी। ये पीएलसी है, ये ज़बरदस्त पीएलसी, द बेस्ट फ्रेंड आई वुड रिकमेंड। ये है एलन ब्रेडली। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सीमेंस की पीएलसीज मैंने जहाँ भी देखी हैं वो बहुत तंग करती हैं। इवन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्कशॉप्स की पीएलसी, जो वर्कशॉप कह रहा हूँ, जो लैब की पीएलसीज हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल है, उसमें भी उन्होंने बड़ा मसला किया था सीमेंस की पीएलसी ने। यानी हाँ, सीमेंस इज़ अ बिग ब्रांड, बट सीमेंस इज़ बेसिकली फॉर द इलेक्ट्रिक पावर, उसमें वो बहुत ज़बरदस्त है, बट ऑटोमेशन में वो इतना कामयाब नहीं है। ऑटोमेशन का जो किंग है वो ये एलन ब्रेडले है। दिस इज़ द, हमारे आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हमारे पास जो गैस टर्बाइंस थी सीमेंस की थी, लेकिन उसके अंदर हमने जो कंट्रोल लगवाया था एलन ब्रेडले का लगवाया था, यानी हमने सीमेंस का कंट्रोल उतरवा दिया था उसमें से, और सीमेंस की टर्बाइनों के अंदर हमने एलन ब्रेडले का कंट्रोल लगवाया था, और ये बहुत रिलायबल था। अब ये भी है पीएलसी मॉडिकॉन की है। मॉडिकॉन जो है इसका पायनियर है। मॉडिकॉन जो है, मॉडिकॉन इसका पायनियर है। जनरल इलेक्ट्रिक और मॉडिकॉन, इन्होंने जो है पीएलसी की जो इब्तदा की थी। अच्छा, नेक्स्ट कम्स दी अनदर इज द पैक, प्रोसेस ऑटोमेशन कंट्रोलर। जो process automation controller has a computer processor, so it works better with ethernet networks which are becoming prevalent in the SCADA systems. तो पैक्स भी जो है वो यूज़ होते हैं पीएलसीज की जगह। तो बस इनमें जो नोटेबल डिफरेंस है वो यही होता है कि पीएलसीज की प्रोग्रामिंग आप लैडर में करते हैं, पैक्स की आप सी या सी प्लस प्लस में करते हैं, ठीक है। ये एक ज़रा मेजर डिफरेंस है इनमें, ओके। स्मॉलर पीएलसीज आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स। अब पीएलसीज में हमने डिस्कस पीएलसीज के लेक्चर्स में किया हुआ है कि पीएलसी क्योंकि ये आरटीओ में यूज़ होती है ना, तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा बता रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा मोनोलिथिक पीएलसी, बेसिकली पीएलसी नैनो होती है, माइक्रो होती है, मीडियम होती है, लार्ज होती है। फिर मोनोलिथिक पीएलसी होती है और दूसरी मॉड्यूलर पीएलसी होती है। तो ये सारी हम जो है वो डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें जो है फिर फर्दर प्रोग्रामिंग जो है आप कैसे कर सकते हो। लेटल लॉजिक होती है जो सबसे ज़्यादा पीएलसी में यूज़ होती है। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम आपकी होती है जो कि आप उसमें डीसीएस में यूज़ करते हैं। आप पीएलसी में भी कर सकते हैं, जैसे आपने नीचे उसमें लैब के अंदर टीआईए पोर्टल में आपने देखा है, उसी में हमने एफपीडी कोर्स में किया ना, इससे पहले कोर्स में हमने
लेटर लॉजिक सीखी थी और इसमें हमने FPD सीखी है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट है ये कि ये कंप्यूटर साइंसेज वगैरह की जो अमाम है उसके लिए होती है ज़्यादा अच्छी। इंस्ट्रक्शन लिस्ट भी उनके लिए, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट्स भी होते हैं जिसमें आप फ्लो चार्ट बना देते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है वो प्रोग्रामिंग आप करते हैं उसमें, लेकिन हम ज़्यादा लैडर और FPD ही यूज़ करते हैं। ये जनाब RTO का पैनल एक दिखा रहा है कि RTO का पैनल देख लीजिए इस तरह का होता है। इसमें ये PLC है और ये उसके जो है वो फर्दर ये फ्यूज़ेस वगैरह लगे हुए हैं, ये टर्मिनेशन हैं उसकी, ये फर्दर रिलेज वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। ये बैकअप बैटरी है, ठीक है। तो ये होती है, ये बैकअप बैटरी भी ना, ये हमारे वेल्स पे भी होती थी, ये मस्ट होती है। जैसे वेल पे हमने सोलर सिस्टम लगाया होता था कि सोलर सिस्टम से जो है PLC को पावर मिलती रहती थी, लेकिन रात के वक्त जो है अब मसला आता था कि रात को तो नहीं सोलर सिस्टम चलेगा, तो ना वहाँ पे ये स्पीड थी इतनी हवा की जिससे वहाँ पे विंड सिस्टम लग जाए, वो भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर क्या करते हैं कि बैटरी सिस्टम हम जो है वो लगाया रहता था। वो बड़ी बड़ी बैटरी है, तो छोटी सी बैटरी है वहाँ पे वेल में हमारे पास ठीक ठाक बड़े लेवल की, बड़े एम्पेयर आवर्स की कैपेसिटी की बैटरियाँ होती थी। लेकिन वहाँ पे फिर ये मसले होते थे थेफ्ट के, चोरी के बड़े मसले होते हैं। तो बैटरियाँ फिर हमने जो है वो भी टॉप पे लगा दी थी, जहाँ सोलर पैनल होता था बैटरी भी उसके साथ ही लगा दी थी हमने, ताकि उस तक एक्सेस। लेकिन खैर जो वहाँ की सिंध के अंदर ऐसी इमाम थी वो उस पर भी चढ़ जाती थी, मतलब वो वहाँ से भी जो है वो बैटरियाँ चोरी हो जाती थी। यानी हो ये इश्यूज़ हैं ग्राउंड लेवल पे, आपको बड़े अजीब किस्म के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, ये है इंटेग्रा का मोडेम, ठीक है। ये इंटेग्रा जिसमें आपका PLC का डेटा जो है वो वायरलेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये है, ये कंपनी कोई और है, मॉस की कंपनी है, हमारे पास इंटेग्रा होता था। ये भी एक है मोडेम जो कि कन्वर्ट कर देगा PLC का डेटा वायरलेस में, ठीक है जी। ये एंटेनास हैं, ये हमने पहले डिस्कस किए थे, काफ़ी आगे एंटेनास ये हमने मंगवाए भी थे। 20 dB उसकी पावर होती थी, तो इसकी पावर कैलकुलेशन सारी हमने की हुई है इसके वायरलेस के अंदर में, कि किस तरह से पावर लॉस आपने कैलकुलेट करना है, किस तरह से आपने पावर इसकी कैलकुलेट करनी है। और ये ओमनी एंटेना है, ये MTU के ऊपर ओमनी लगा होता है, क्योंकि MTU जो समझने के सेंटर में है और RTU उसके आसपास लगे हुए हैं। तो RTU के अंदर आपने यागी लगाने हैं और उसकी डायरेक्शन आपने MTU की तरफ कर देनी है, और MTU जो है वो आपने ओमनी लगाना है, ताकि ये हर तरफ से डायरेक्शन से आपका, क्योंकि आपका ज़ाहिर है RT कोई इधर होगा लेफ़्ट को, कोई 360 पर होगा, कोई 120 पर होगा, कोई जो है 270 पर होगा, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसके आसपास हो सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे MTU पे आप ओमनी लगाएंगे, और जो दूसरे हैं आपके RTUs उस पर आप यागी लगाएंगे, यागी एंटेना। SCADA systems are a vital tool for keeping our society going. As electronics and communications have improved, so have the capabilities of SCADA system. SCADA systems make controlling large and small processes easier for operators, whether they are in telecommunications, water treatment, manufacturing, energy production, oil production, transportation. So this is all for SCADA systems, एंड होपफुली मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जो है इसमें कवर कर ली हैं SCADA सिस्टम से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर कन्वेंशनल SCADA सिस्टम। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द IoT सिस्टम्स और जो एडवांस SCADA सिस्टम्स जो इंडस्ट्री 4.0 जो है, इंडस्ट्री 4.0 का अब दौर है, तो उसके लिहाज से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।